गुड मॉर्निंग एवरीवन। आपका इस सेशन पर स्वागत है, वेलकम है। तो चलिए हम देखते हैं ये एनसीईआरटी 10th मैथमेटिक्स का एक्सरसाइज 4.3। तो एक्सरसाइज 4.3 के क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे आज। तो आप अपना बुक अपने पास रखें, ये एनसीईआरटी 10th मैथमेटिक्स की बुक, और ओपन कर लें एक्सरसाइज 4.3। तो देखिए 4.3 का जो पहला क्वेश्चन है, कह रहा है यदि निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूलों का अस्तित्व हो तो इन्हें पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। आपसे क्या कह रहा है कि समीकरणों के मूलों का अस्तित्व अगर हो तो बताइए मूलों का अस्तित्व कब होता है। हमने आपको बताया था मूलों का अस्तित्व तभी होता है जब डिस्क्रिमिनेंट विविक्तर का जो मान होता है b² - 4ac का जो मान होता है वह हमेशा ग्रेटर और इक्वल टू अगर 0 है, तब हम कहते हैं कि इसका अस्तित्व होगा, मूलों का अस्तित्व होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो कहने का मतलब क्या है, तो बताइए x इक्वल टू क्या होता है। x इक्वल टू आपको पता है कि x इक्वल टू आपका होता है -b और प्लस माइनस रूट में यहाँ पर होता है b² - 4ac और बाई में कितना 2a। तो हमने आपको बताया था कि अगर अंडर रूट में करड़ी में कोई वैल्यू अगर नेगेटिव हो जाए तो इसकी वैल्यू नॉट डिफाइन होती, तो यहाँ से कैसी संख्या बन के आती है, काल्पनिक आती है। जैसे रूट में अगर -2 हो तो आप उसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे, ठीक, वो रूट में -2 ही रहेगी। तो अगर अंडर रूट में कोई नेगेटिव वैल्यू हो जाती है तो उसे हम कहते हैं वो कैसी संख्या है, काल्पनिक संख्या है। तो बताइए अगर काल्पनिक संख्या यहाँ पर आ गई तो आप प्लस माइनस कंसीडर करके दोनों मूल तो निकालेंगे, लेकिन वो कैसी संख्या होगी, काल्पनिक होगी। तो अगर संख्या आपकी काल्पनिक हो गई तो हम तो रियल लाइन पर, संख्या रेखा पर एक वास्तविक रेखा बनाते हैं, ठीक है ना। तो वहां पर वास्तविक नंबर्स होते हैं, अब वहां पर रियल नंबर्स होते हैं, लेकिन आपको कैसा नंबर मिला, काल्पनिक मिला। तो इसलिए कहा जाता है कि अगर आपको काल्पनिक मिल गया तो उस रियल लाइन पर हम तो इसको डिनोट कर ही नहीं सकते। तो इसलिए कहा गया कि मूलों का अस्तित्व तभी होगा जब b² - 4ac का मान कभी निगेटिव न हो। तो निगेटिव न हो तो अर्थात क्या हो, या तो ग्रेटर देन 0 हो या तो इक्वल टू 0 हो। तो ग्रेटर देन 0 होगा तो पॉजिटिव मिलेगा और इक्वल टू 0 होगा तो यहाँ बस आप 0 रख देंगे, तभी तो आपको एक रियल वैल्यू मिल जाएगी। तो मूलों का अस्तित्व होता है b² - 4ac। इसी को हम किससे रिप्रेजेंट किए थे, कैपिटल D से। इसी का नाम क्या है, विविक्तर। इसी का नाम है विविक्तर, ठीक, विविक्तर। इसकी वैल्यू हमेशा क्या होनी चाहिए, इसकी वैल्यू अगर d इज ग्रेटर और इक्वल टू 0 है तो इस स्थिति में मूल का अस्तित्व क्या होता है, होता है। तो मूल अस्तित्व में यहाँ पर रहते हैं, मूल मूल जो होते हैं उनका अस्तित्व होता है ऐसे केस में। तो यहाँ पे हम कहेंगे मूल का एग्जिस्टेंस होगा यहाँ पर, ठीक है ना। अगर b² - 4ac का जो वैल्यू है वह ग्रेटर और इक्वल टू क्या है, 0 है, तो हम कहेंगे मूलों का अस्तित्व है। अगर b² - 4ac का वैल्यू ग्रेटर और इक्वल टू 0 नहीं है तो हम कहेंगे हमारा जो रूट्स है, जो मूल है, अच्छा रूट्स को जीरोज भी कहते हैं, शून्यक भी कहते हैं, ये भी हमने डिस्कस कर लिया था, ठीक है ना। तो किसी भी नाम से पूछ सकता है, या तो शून्यक कह दे या तो मूल कह दे, ठीक। तो इसका एग्जिस्टेंस तभी होता है जब b² - 4ac का वैल्यू ग्रेटर देन 0 होता है। अब आगे चलिए क्वेश्चंस पर आते हैं। तो इसने कहा कि अगर अस्तित्व है तब आप पूर्ण वर्ग बनाकर हल कीजिए। तो पूर्ण वर्ग बनाकर हमने आपको पहले बताया था कि पूर्ण वर्ग कैसे बनाते हैं। तो चलिए यहाँ पर क्वेश्चंस पे आते हैं। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है आपके पास 2x² - 7x और +3 इक्वल टू कितना, 0, ठीक है ना, यही है। तो अब आपको सबसे पहले इसका विविधकर चेक कर लेना है। तो इसको कंपेयर कर ले, ax² + bx + c बराबर 0 से, 0 से तुलना करने पर, तो तुलना करने पर तो बताइए x² का गुणांक कितना है, 2, तो a का वैल्यू कितना हो गया, 2। अब बताइए b का वैल्यू कितना होगा, -7, विद द साइन आपको लिखना है हमेशा। c का वैल्यू कितना होगा, 3। अब बताइए विविधकर का मान कितना होता है, b² - 4ac, b² - 4ac वैल्यू पुट करिए, b का वैल्यू कितना, -7, तो यहाँ पे हो गया -7 का स्क्वायर और माइनस में 4 इंटू a इंटू कितना c, तो आपको ये मिल गया 7 7 49, 4 दूना 8, 8 तरीका कितना 24, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको मिल गया 4 दूना 8, 8 तरीका 24, 9 में से 4 गया कितना हो गया आपका 5 हो गया, फिर 4 में से 2 गया कितना हो गया 2, 25 हो गया। तो हमने देखा कि सर यहाँ पर b² - 4ac का जो वैल्यू है, b² - 4ac, b² - 4ac का जो वैल्यू है वो क्या है, ग्रेटर देन क्या है, 0 है,
ठीक। तो अगर ग्रेटर देन 0 है तो इसका मतलब क्या है, धनात्मक मान है। अगर ये धनात्मक मान यहाँ पे पुट करेंगे तो आपको एक रियल वैल्यू मिलेगी, तो आपका मूल क्या होगा, वास्तविक होगा। तो यहाँ पर बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 है, तो हम लिखेंगे अतः विविक्तर बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 है, इसलिए मूलों का अस्तित्व है। तो आपको पता चल गया कि मूलों का अस्तित्व है। तो अगर मूलों का अस्तित्व है तो आपसे कह रहा है कि अगर मूलों का अस्तित्व है तब बताइए कि मूल क्या होंगे, और आपको किस विधि से बताना है, तो पूर्ण वर्ग बनाकर बताना है। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व कर अब लिया जाए। तो 2x स्क्वायर माइनस 7x और प्लस में 3। तो अगर मूलों का अस्तित्व है तभी आपको पूर्ण वर्ग बना के हल करना है। अगर अस्तित्व नहीं है, ठीक, लेस देन अगर 0 आ जाता है तो आप उसको सॉल्व नहीं करेंगे। तो यहाँ पर 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3, तो बताइए x स्क्वायर का गुणांक कितना है। तो पहले तो यहाँ पर हम क्या कहते हैं, x स्क्वायर का गुणांक 1 बनाते हैं। तो 2 से डिवाइड लगा दीजिए, तो यहाँ पर हो गया x स्क्वायर माइनस 7 बाई में 2x और प्लस में कितना 3 इक्वल टू कितना 0। अब हमने कहा था x का गुणांक कितना है, -7/2। -7/2 का आधा लगाना है, तो बताइए कितना आ जाएगा, -7/4। अब -7/4 का स्क्वायर लगाना है, तो बताइए स्क्वायर हमेशा किसी नेगेटिव ही नंबर का लगाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो -7/4 का स्क्वायर लगेगा तो बताइए प्लस ही आपको मिलेगा। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं डायरेक्ट 7/4 का स्क्वायर को जोड़ने व घटाने पर तो जो आपका ए यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, द्विघात समीकरण है, इसमें क्या करेंगे, जोड़े और घटाएंगे। तो x स्क्वायर माइनस 7/2x और प्लस में 7/4 का होल स्क्वायर और यहाँ पर -7/4 का होल स्क्वायर और आगे प्लस में कितना 3 इक्वल टू कितना हो गया 0। अच्छा, इसको अगर आप ध्यान से देखें तो देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये क्या बनेगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे डायरेक्ट लिख लेते हैं x माइनस 7/4 का यहाँ पे क्या हो गया होल स्क्वायर। अच्छा, आगे 7 कितना हो गया आपका 49, 4 चौका कितना हो गया 16। ठीक, यहाँ पे प्लस में 3 है, तो देखिए प्लस में 3 है, यहाँ पे dr में कितना है 16 है, तो बताइए 16 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, 16 3 48 और 22 में 16 हो गया इक्वल टू कितना 0। हमने dr दोनों का इक्वल कर दिया। अच्छा, -49 48 तो कितना हो जाएगा -1 में 16। तो यहाँ पर आपको हो गया x माइनस 7 में कितना 4 का स्क्वायर और -1 में 16 इक्वल टू कितना 0। तो आप इसको उधर ट्रांसफर कर दीजिए, तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा x माइनस 7 में 4 का स्क्वायर इक्वल टू कितना 1 में 16। अच्छा, स्क्वायर उधर भेजेंगे तो स्क्वायर रूट बन जाएगा, तो यहाँ पे मिलेगा x माइनस 7 में 4 इक्वल टू, अच्छा स्क्वायर रूट लेंगे 1/16 का, तो बताइए 4 का होगा और ये 1 का, तो कितना मिल जाएगा +-1/4। अब -7/4 को इधर ट्रांसफर कर दीजिए, तो x इक्वल टू -7/4 और +-1/4, ठीक है ना, ये मिल गया। अब आप यहाँ बगल में लीजिए, एक बार यहाँ पे धनात्मक चिन्ह लेने पर, ठीक, धनात्मक चिन्ह लेने पर, तो अगर आप धनात्मक चिन्ह यहाँ पे लेते हैं, पॉजिटिव कंसीडर करते हैं, तो देखिए पॉजिटिव कंसीडर करेंगे तो x इक्वल टू कितना -7 में कितना है 4 और प्लस में 1 में कितना 4, तो -7 प्लस 1 कितना हो जाएगा -6 में कितना 4। इसको सॉल्व कर लीजिए तो कितना हो जाएगा -3 में 2। तो एक आंसर आपका ये आ गया। अच्छा, अब क्या करेंगे, निगेटिव वैल्यू लेने पर, तो ऋणात्मक वैल्यू लेने पर, तो निगेटिव वैल्यू अगर लेंगे तो लिख लीजिएगा निगेटिव वैल्यू लेने पर, तो निगेटिव वैल्यू अगर यहाँ पर लेंगे तो बताइए कितना हो जाएगा x इक्वल टू -7 में 4 और -1 में 4, तो कितना हो जाएगा -8 में 4 और 4 दूना 8, तो कितना आपको वैल्यू मिल गया -2, ठीक है ना। तो आपका आंसर क्या हो गया, x इक्वल टू -3/2 या -2। तो ये हमने देखा कि पूर्ण वर्ग बनाकर हम कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यह टोटल तरीका था। तो मूलों का अगर अस्तित्व है तो आप क्या करेंगे, मूल को फाइंड आउट करेंगे कंप्लीट स्क्वायरिंग मेथड से। अब आगे चलिए, तो यहाँ पर जो फर्स्ट आपका क्वेश्चन है उसमें 4 टोटल क्वेश्चन है, तो एक क्वेश्चन हमने बता दिया, तो आगे के 3 क्वेश्चन आप बना सकते हैं। अब आगे चलिए, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 कि क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। तो देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहा है,
क्वेश्चन नंबर 2 है कि उपर्युक्त प्रश्न 1 में दिए गए द्विघात समीकरणों के मूल द्विघाती सूत्र का प्रयोग करके ज्ञात कीजिए। अच्छा, द्विघाती सूत्र क्या होता है? द्विघाती आपका सूत्र होता है x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac और बाई में कितना 2a। तो आपको क्या करना, ऊपर जो 4 समीकरण दिए गए हैं उसको एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से कंपेयर कर लीजिए, एबीसी की वैल्यू निकाल लीजिए, एबीसी की वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए, एक बार प्लस कंसीडर एक बार माइनस कर लीजिए, देखिए आपका आंसर मिल जाएगा। तो इसी को हम कहते हैं द्विघाती सूत्र से किसी भी द्विघात समीकरण का रूट या मूल फाइंड आउट करना। तो ये तरीका हो गया। अच्छा, द्विघात समीकरण के मूल निकालने कितनी विधियां बताई गई थी? आपको 3 विधियां बताई गई थी। पहली विधि क्या है? गुणनखंड विधि। दूसरा क्या है? कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, पूर्ण वर्ग बनाकर। उसके बाद क्या है कि द्विघाती सूत्र जो ये आपका x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई में 2a। तो आपका क्वेश्चन नंबर 2 भी हो जाएगा। अब आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कर रहा है निम्न समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। तो निम्न समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए, तो आपसे बस सिंपली उसने कहा कि मूल ज्ञात करना है। तो बताइए तीनों मेथड में से आपको जो एप्रोप्रिएट लगे कि जो आपके लिए सही है, ठीक, उससे आंसर तुरंत आ सकता है। तो जो आपको कंफर्टेबल लगता है आप तीनों में से कोई भी एक सेलेक्ट करके उसका आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक। या तो गुणनखंड लगाइए, ठीक। अच्छा, गुणनखंड में क्या होता है? नंबर सर्च करना पड़ता है। अगर नंबर आप नहीं सर्च कर पाते हैं तो आपको रिकमेंड हम करेंगे कि आप क्या करें कि जो क्वाड्रेटिक फार्मूला है x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई में 2a, क्योंकि उसमें नंबर्स को सोचना ही नहीं है, तो उसमें वैल्यू फीड करिए। फीड करने के बाद आंसर देख लीजिए कि आंसर आपका कितना मिलेगा। आगे चलिए, तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में जो क्वेश्चंस हैं, यहाँ पर जैसे एक क्वेश्चन है, यहाँ पर है x माइनस 1 बाई एक्स इक्वल टू 3। तो यहाँ पर अगर है x माइनस 1 बाई एक्स इक्वल टू 3, तो आप कहेंगे सर यह तो क्वाड्रेटिक फार्मूला है ही नहीं, क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 यही उसका मानक रूप होता है द्विघात समीकरण का। तो सर वैसा तो है नहीं। तो आपको क्या करना है, इसको पहले सॉल्व कर लेना है। तो यहाँ पर एलसीएम x हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई में x इधर चला गया, तो इधर से हम 3 इधर लाएंगे तो माइनस 3x इक्वल टू कितना हो गया 0। तो ये आपको मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1 इक्वल टू 0। अब तो आपका ये क्या हो गया? द्विघात समीकरण हो गया, ठीक। आपसे मेंशन नहीं है कि आपको गुणनखंड से निकालना है कि कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से निकालना है, ठीक, या क्वाड्रेटिक फार्मूला से निकालना है। तो आप किसी भी मेथड का हेल्प ले सकते हैं। आगे चलिए, अब आगे यहाँ पे पहला एक क्वेश्चन फिर दूसरा क्वेश्चन, तो आप 2 ही क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 में। तो दूसरा भी क्वेश्चन आप पहले एलसीएम वगैरह लेके सॉल्व कर लेंगे, उसको ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के रूप में कन्वर्ट कर लीजिएगा। उसके बाद सॉल्व करेंगे, देन आपका आंसर मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है आपसे कि 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु वर्षों में का व्युत्क्रम और अब से 5 वर्ष बाद आयु की व्युत्क्रम का योग 1/3 है। उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। तो आप मान लीजिए वर्तमान आयु आपसे पूछा है, तो आप लिख लीजिए कि माना रहमान की वर्तमान आयु बराबर कितना है? x वर्ष है, ठीक है ना। ये आपका कितना हो गया? x वर्ष हो गया। आगे क्वेश्चन में जैसे आपसे कह रहा है वैसे ही आप इक्वेशन को बनाते जाइए। आपसे कहा गया 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम और 5 वर्ष बाद रहमान की आयु का व्युत्क्रम का योग 1/3 है। तो पहले बताइए व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है। जैसे हम कहें कि 2/5 का व्युत्क्रम कितना होगा, तो 5/2 होगा। अगर हम कहें 2 का व्युत्क्रम कितना होगा, तो 2 को 2/1 लिख सकते हैं, तो 1/2 उसका व्युत्क्रम होगा। मतलब आपको हमेशा रिवर्स कर देना है, ठीक, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? व्युत्क्रम रेसिप्रोकल कहते हैं। अब देखिए ध्यान से, कहा कि 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु जितनी भी थी, 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु जितनी भी थी, तो बताइए अगर वर्तमान में अगर x वर्ष का है, तो बताइए 3 वर्ष पहले कितने का होगा। जैसे आप अगर वर्तमान में 10 साल के हैं या 15 साल के हैं, तो बताइए अगर 3 साल पहले जाएंगे तो बताइए आपका एज कितना होगा? 12 ईयर्स होगा। तो आपने सिंपली क्या किया? माइनस ही तो किया। तो अब इसने कहा कि जो रहमान की आयु है 3 वर्ष पूर्व, ठीक, तो बताइए 3 वर्ष पूर्व कितनी होगी? x माइनस 3। तो यहाँ पे हमने लिखा 1/x माइनस 3। क्यों लिखा? तो x माइनस 3 तो होगा, हमने 1/, करके इसलिए लिखा क्योंकि व्युत्क्रम का योग हमसे बोला है। आगे प्लस में अब यहाँ पे कह रहा है कि 5 वर्ष बाद, तो देखिए 3 वर्ष पूर्व कहे या 5 वर्ष बाद कहे, तो जब भी ये सब बातें करता है वो हमेशा वर्तमान से ही स्टार्ट होता है, ठीक। तो यहाँ पर हम लिखेंगे x प्लस 5। अब बताइए इन दोनों का योग कितना दिया है? 1/3। यहाँ पर है 1/3 1/3। अब क्वेश्चन था कि 3 वर्ष पूर्व
उसका जितना उम्र था उसका व्युत्क्रम और 5 वर्ष बाद उसका जितना उम्र था उसका व्युत्क्रम का योग। तो देखिए हमने वही किया है, उसका योग कितना 1/3। अब इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो इसको आप क्या करेंगे, इधर उधर मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक, आपका क्या बनेगा, क्वाड्रेटिक फार्मूला बनेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, द्विघात समीकरण बनेगा। द्विघात समीकरण को हल करने की 3 विधियां बनाई गई है, आपको जो अप्रोप्रिएट लगे उसमें से कोई भी अप्लाई करके आंसर फाइंड आउट कर लीजिए। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। आपको क्वेश्चन को केवल समझना है कि क्वेश्चन को हम किस तरीके से सॉल्व कर रहे हैं। ठीक, फिर अपने फेयर कॉपी में आप अपने से क्वेश्चन को सॉल्व कर लें। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि एक क्लास टेस्ट में, ठीक, एक क्लास टेस्ट में शेफाली के गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग कितना है, 30 है। तो शेफाली है, अंग्रेजी और गणित का पेपर दी है, तो मान लेते हैं कि गणित का जो पेपर हुआ, गणित में अगर वो यक्स नंबर पाई है, कितना यक्स नंबर पाई है, तो बताइए दोनों में गणित और अंग्रेजी में मिला के कितना पाई, 30 पाई। तो बताइए इंग्लिश में वो कितना पाएगी, तो 30 - x पाएगी। ठीक है ना, ये तो सिंपल सा तरीका है। ठीक है ना, टोटल मिला के 30 पाई। तो एक को अगर हमने एक वेरिएबल मान लिया कि यहाँ पर x पाई, तो बताइए इसमें कितना पाई थी, यहाँ पे 30 - x मिला उसको। अच्छा, आप ये नहीं कहेंगे कि सर ऐसा ही, ऐसा भी तो आप एज्यूम कर सकते थे जैसे हम रैखिक समीकरण में करते थे। ठीक, माना गणित में x नंबर पाई और अंग्रेजी में y नंबर पाई। लेकिन आप बताइए द्विघात समीकरण, हमको यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करने हैं वर्ड्स वाले जितने भी क्वेश्चन है, ठीक है ना, तो उसको हमको द्विघात समीकरण से हल करना है। तो अगर आपको द्विघात समीकरण से हल करना है तो बताइए द्विघात समीकरण में कितने वेरिएबल, कितनी चर राशियां होती है, एक ही तो होता है, x ही होता है आपका, x² + bx + c = 0। ठीक, तो आप जब इक्वेशन फ्रेम करेंगे, इक्वेशन बनाएंगे, तो आप 1 वेरिएबल में बनाएंगे। ठीक, ये नहीं कि आप x भी बना लिए y भी बना लिए। ठीक है ना, आपको क्वेश्चन की फ्रेमिंग कैसे करनी है, क्वेश्चन की फ्रेमिंग आपको 1 वेरिएबल में ही करनी है। अगर आप 1 वेरिएबल में करते हैं तभी आप क्वाड्रेटिक फार्मूला बना सकते हैं, देन उसको रिजॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ना, अगर आपने x और y दोनों एज्यूम करके चले हैं तो आपका x और y में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक, तो आपको क्या करना है, आपको सिंपली 1 वेरिएबल में इक्वेशन को रिड्यूस कर लेना है। आगे देखिए, अब 30 अंक हो गए, तो यहाँ पर हमने x मान लिया, यहाँ पे 30 - x लिया। अच्छा, आप लाइन से लिख ले, माना शेफाली ने गणित में x नंबर पाए, तब इंग्लिश का नंबर कितना होगा, 30 - x। इतना आप तो लिख सकते हैं ना। आगे चलिए, आगे देखिए क्वेश्चन आगे कह रहा है कि यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले होते तो उनके अंकों का गुणनफल 210 होता। ठीक, अब उनके अंकों का गुणनफल 210 होता, ये बात जो ही बोला हमारा इक्वेशन बन गया। अब उसने कहा कि गणित में 2 अंक अधिक मिले होते, तो बताइए गणित में उसको अंक नंबर कितना मिला है, 2 x। तो बताइए अगर 2 नंबर ज्यादा मिल जाते तो x + 2 हो जाता। अब आगे उसने कहा कि अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले होते, तो अंग्रेजी में कितना उसको मिला है, 30 - x। 3 कम मिले होते, 3 हमने कर दिया कम। अब इन दोनों का तब कह रहा है कि इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन किसके बराबर होता है, 210 के बराबर होता। अब आपको क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, यह द्विघात समीकरण बना। द्विघात समीकरण को हल करने की विधि आप जानते हैं। ठीक है ना, आगे चले क्वेश्चन नंबर 6 कि क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। तो देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 6 को किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 आपका है, एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है। ठीक, तो एक आयताकार खेत का विकर्ण, तो देखिए ध्यान से क्वेश्चन नंबर 6, ऐसे एक आयत हो गया। ठीक, ये आपका आयत है। ठीक, आयत यहाँ पे सब 90-90 होता है, यह साइड इसके इक्वल होती है, यह साइड इसके इक्वल होती है, ये आपका आयत हो गया। अब देखिए ध्यान से, अगर ये आयत है तो आपसे कहा गया कि एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है। तो बताइए छोटी भुजा तो चौड़ाई होती है, तो इसको मान लें कि यह x मीटर है, तो बताइए क्या होगा, डायगोनल होगा। तो बताइए कितना होगा, x + 60 होगा। ठीक, यही तो विकर्ण है, तो x + 60 हो गया। आगे आपसे कह रहा है, यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो। अच्छा, जो बड़ी भुजा है वह छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो, तो छोटी भुजा x है, तो बताइए यही तो बड़ी भुजा होगी लंबाई। तो ये कह रहा है कि 30 मीटर क्या है, अधिक है, तो यह 30 मीटर अधिक हो गया। तो खेत की भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो खेत की भुजाएं ज्ञात कीजिए, तो खेत की भुजाएं ज्ञात करने का मतलब क्या है, आपको लंबाई और चौड़ाई बतानी है। तो देखिए ध्यान से, यहाँ पे क्या 90 डिग्री बन रहा है, 90 डिग्री। अगर यहाँ पे 90 डिग्री बना तो इसको आप ध्यान से देखिए, ध्यान से बताइए क्या राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। ठीक, आपका कौन सा ट्रायंगल बन गया, समकोण त्रिभुज बन गया। और समकोण त्रिभुज में आपको क्या पता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो आप यहाँ पे लिख लें x + 60 आपका कर्ण है, तो इसका स्क्वायर बराबर कितना, ठीक, x² और प्लस में कितना x + 30 का
होल स्क्वायर। अब आपको इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। ठीक, सॉल्व करने के बाद आपका द्विघात बनेगा, वहां से x की वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिएगा। अच्छा, x की वैल्यू अगर 2 आती है, एक प्लस और एक माइनस, ठीक, तो एक प्लस आती है तो माइनस वाला आप कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि साइड वगैरह कभी निगेटिव नहीं हो सकती है। ठीक, आई होप आप क्वेश्चन नंबर 6 को भी आगे सॉल्व कर लेंगे। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। दो संख्याओं के वर्गों का अंतर कितना है, 180 है। अच्छा, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो आपको क्वेश्चन जो दिया है उसको वन वेरिएबल एक सोच लीजिए, उसके बाद इक्वेशन आपको फ्रेमिंग करने की, इक्वेशन की फ्रेमिंग कैसे होगी। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 7 आप अपने ट्राई करें। ठीक है, 1-2 क्वेश्चन बनाए। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि यह चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक कर लेती है तो उसी यात्रा को, अब ऐसा क्वेश्चन हमने आगे कराया था, तो आपको एक वेरिएबल मानना है और एक वेरिएबल मानने के बाद क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक, तो एक क्वेश्चन आप ये भी लगाएं क्योंकि ऐसा क्वेश्चन पहले हमने डिस्कस किया था। अब देखिए ध्यान से आगे देखा जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 9 को कैसे सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 9 को आप ध्यान से पढ़ें। कह रहा है कि 2 पानी के नल एक साथ एक हौज को 9 से 3/8 घंटों में भर सकते हैं। ठीक है ना, तो अगर यहाँ पर इस तरीके से एक मान लेते हैं 2 पानी के नल एक साथ एक हौज को, ठीक, एक हौज है, यहाँ पर 2 नल लगे हुए हैं ऐसे, ठीक है ना, इसे बना ले रहे हैं। तो कह रहा है इसको कितने टाइम में भर देते हैं, तो 9 से 3/8 आवर में भर सकते हैं, इतने घंटे में भर सकते हैं। तो बताइए 8 नवा कितना हो गया, 72, 72 3 कितना आपका हो गया 75, 75 बटा में 8 मतलब 75 बटा में 8 घंटे में भरेंगे। अच्छा, दोनों मिलके इतने टाइम में भरते हैं। अब दोनों मिलके इतने टाइम में भरते हैं। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि बड़े व्यास वाला नल हौज को भरने में कम व्यास वाले नल से 10 घंटे कम समय लेता है। अच्छा, बड़े व्यास वाला जो नल है वह छोटे जो कम व्यास वाला नल है उससे क्या होता है कि 10 घंटे कम ही का समय लेता है। तो देखिए 10 घंटे समय का समय लेता है, यहाँ पे लिख लेते हैं माना छोटे व्यास वाला नल, माना छोटे व्यास वाला नल x घंटे में भरता है, x घंटे में भरता है। तो आप ये लिख लेंगे कि कितने घंटे में भरता है, x घंटे में। तब बड़े व्यास वाला नल मतलब कितने घंटे में भरेगा, क्योंकि 10 घंटा कम समय लेता है, तो x माइनस 10 घंटे में भरेगा। तो ये हो गया x माइनस 10 घंटे में भरेगा। अब देखिए ध्यान से, अगर आपसे हम क्वेश्चन पूछे कि एक नल है आपके घर, वह किसी टंकी को 10 घंटे में भर देती है, तो 10 घंटे में भर देती है, तो हमने कहा कि 1 घंटे में उस टंकी का कितना हिस्सा भरेगी। तो आप कहेंगे सर 1/10 भरेगी। ठीक, अगर 10 घंटे में पूरा एक भर देती है एक टैंक, ठीक, तो अगर 1 घंटे में हम पूछे तो आप कहेंगे 1/10 उसका हिस्सा भरेगी। कितना हिस्सा भरेगी, 1/10। ऐसे हम कहेंगे कोई नल है 20 घंटे में टंकी को भर देती है, तो वह 1 घंटे में कितना काम करेगी, कितना भर देगी, तो 1/20 हिस्सा करेगी। ठीक है ना, तो ये पैटर्न हो गया। तो देखिए ध्यान से, अब यहाँ पे कह रहा है कि अब दोनों मिलकर, तो ये x घंटे में x माइनस 10 घंटे में अलग अलग भरती हैं। अच्छा, दोनों मिलकर कितने घंटे में भरी है, तो दोनों मिलकर यहाँ पे 75/8 घंटे में भरती है। तो देखिए यहाँ पर इसको कितना समय लगा, x घंटे का समय लगा। अगर इसको x घंटे का यहाँ पे समय लगा, इसको कितना समय लगा, x माइनस 10 घंटे का। तो यहाँ पर हमको दोनों को साथ में काम कराना है। अगर दोनों को साथ में काम कराना है तो x घंटे में भरती है, तो बताइए 1 घंटे में वो कितना भरेगी, तो वह 1 घंटे में 1/x भरेगी। ठीक, तो 1/x उसने भर दिया। अच्छा, उसी टाइम पर दोनों को साथ में कराना है, तो यह भी x माइनस 10 हिस्सा भरेगी। तो यह एक ही घंटे में यह 1/x भरी, एक ही घंटे में यह 1/x माइनस 10 भरती। ठीक है ना, क्योंकि आप ही ने अभी आपको कंसेप्ट बताया कि 10 दिन में अगर 10 घंटे में अगर एक टैंक को भरती है तो 1 घंटे में 1/10 भरेगी। ठीक, तो यहाँ पर 1/x हो गया और यहाँ पे 1/x माइनस 10 हो गया। तो 1 घंटे में इतना टोटल टैंक भरेगा। ठीक है ना, अच्छा, इतना टोटल जो है टैंक है उसकी क्या है, ये उसकी इफिशियंसी हो गई। अब इक्वल टू आपको क्या करना है, अब देखिए ध्यान से, 1 घंटे में इतना हिस्सा भरा, तो बताइए यह 75/8 घंटा लगता है इसको भरने में। 75/8 घंटा पूरा टैंक को भरती है। तो हम पूछिए 1 घंटे में कितना भरेगी, तो बताइए आप इसी का क्या करते हैं, रिवर्स कर देंगे।
क्योंकि टाइम का रिवर्स करेंगे तो आपको पता हो, तो इसका रिवर्स करेंगे तो आपको कितना मिलेगा 8/75। अब 8/75 है, यहाँ पर आपको क्या करना है, इसी को सॉल्व करना है। ठीक, तो यहाँ पे द्विघात समीकरण बनेगा, फिर एक्स की वैल्यू आप फाइंड आउट कर लीजिएगा। अगर आपको क्वेश्चन लगता है कि इतने से नहीं हो रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में, ठीक है ना, अपने डाउट लिखें, उसके बाद अगले वीडियो लेक्चर्स में वो भी डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 10। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 10 जो है कह रहा है कि मैसूर और बेंगलोर के बीच की दूरी कितनी है, 132 किलोमीटर दूर है। ठीक है ना, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका जो है क्वेश्चन नंबर 10, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10, तो क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि मैसूर और बेंगलोर, तो यहाँ पे हम मैसूर कर लेते हैं, यहाँ पे आपका क्या है, बेंगलोर है। अच्छा, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, 132 किलोमीटर। ठीक है ना, 132 किलोमीटर। अब कहा गया कि एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी है और एक सवारी गाड़ी है, तो एक एक्सप्रेस जो रेलगाड़ी है सवारी गाड़ी से 1 घंटा समय कम लेती है। वैसे भी आपको पता है एक्सप्रेस बहुत फास्ट चलती है, ठीक, सवारी गाड़ी स्लो चलती है, तो एक्सप्रेस को क्या होना चाहिए, मतलब कम ही समय लगना चाहिए सवारी से। ठीक है ना, मतलब एक लॉजिक बैठता है। तो यहाँ पर सवारी गाड़ी 1 घंटा कम समय लेती है। ठीक है ना, इतना आपसे बताया। आगे कह रहा है कि मध्य की स्टेशनों पर ठहरने का समय ध्यान न लिया जाए। ठीक, मतलब जहां जहां रुकती है वो टाइम अगर कंसीडर नहीं किया जाए। ठीक, क्योंकि आपको जब ट्रेन रुक गई तो वो टाइम नहीं कंसीडर करना है। ट्रेन जब तक चल रही है तब कह रहा है कि 1 घंटा कम समय लेती है। आगे कह रहा है यदि एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल सवारी गाड़ी की औसत चाल से 11 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक हो तो दोनों रेलगाड़ी की औसत चाल ज्ञात कीजिए। तो देखिए ध्यान से, अब जो एक्सप्रेस रेलगाड़ी है उसकी चाल कितनी जाता है, 11 किलोमीटर। तो सवारी गाड़ी की आप कितनी मान लीजिए, आप मान लीजिए कि जो सवारी वाली रेलगाड़ी है उसका स्पीड कितना है, x किलोमीटर पर आवर। तो बताइए एक्सप्रेस की जो रेलगाड़ी है उसकी चाल कितनी हो जाएगी, x+11। ठीक है ना, x+11। अब बताइए डिस्टेंस कितना है, 132 किलोमीटर। अच्छा, 132 किलोमीटर अगर सवारी गाड़ी चले और एक्सप्रेस गाड़ी चले, तो बताइए दोनों में से समय किसको ज्यादा लगेगा, तो आप कहेंगे सवारी की। क्यों, क्योंकि इसकी स्पीड सर कम है, इसकी स्पीड तो ज्यादा है। तो यहां से समय निकाल लीजिए, बताइए इसको कितना समय लगेगा, 132 बटा में कितना x समय लगेगा सवारी गाड़ी को। अब आगे हमने लिखा, बताइए एक्सप्रेस को कितना लगेगा, ठीक, 132 बटा में कितना x+11। ठीक है ना, क्योंकि समय बराबर होता है दूरी बटा में चाल। अब सवारी गाड़ी का ये समय हो गया और एक्सप्रेस गाड़ी का ये समय हो गया, तो बताइए दोनों, इसको 1 घंटा कम लगता है, इसका मतलब इसके समय में से इसको समय को माइनस कर दें तो बताइए वो 1 ही घंटा के तो बराबर होगा। अब देखिए आपका इक्वेशन क्या हो गया, बन गया। अब इसी इक्वेशन को आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो आप इसी इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और यहाँ से क्या करेंगे, x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ठीक, तो x की वैल्यू आप जो ही फाइंड आउट करेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि दोनों रेलगाड़ियों की चाल कितनी कितनी है। अब यहाँ पर एक लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 इधर देख लीजिए ध्यान से कि क्वेश्चन नंबर 11 क्या है। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 का रहा है 2 वर्गों की क्षेत्रफल का योग 468 मीटर स्क्वायर है। तो देखिए ध्यान से, यहाँ पर एक वर्ग है, ठीक, पहला वर्ग, और यहाँ पे हमने दूसरा वर्ग ऐसे बना लिया है। तो मान लेते हैं कि पहले वर्ग की भुजा की लंबाई x मीटर है और दूसरे वर्ग की भुजा की लंबाई y मीटर है। तो आगे आपसे कह रहा है कि क्षेत्रफलों का योग कितना, 468 मीटर स्क्वायर। तो बताइए वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है, भुजा स्क्वायर, ठीक है ना, साइड का स्क्वायर। तो इसका x स्क्वायर होगा और इसका कितना y स्क्वायर, दोनों का योगफल कितना है, 468। आगे कह रहा है कि दोनों के परिमापों का अंतर कितना है, 24 मीटर है। तो दोनों के परिमापों का अंतर कितना है, 24 मीटर। तो बताइए इसका परिमाप क्या होता है, सम ऑफ ऑल बाउंड्री। तो यहाँ पे कितनी बाउंड्री है, 4, तो सभी भुजाओं का योगफल। ठीक, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4x और माइनस में कितना, 4y इक्वल टू कितना, आपको अंतर दिया है 24, तो ये 24 हो गया। अब आपको पता है अगर द्विघात से सॉल्व करना है तो हमको एक इक्वेशन बनाना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर ये 4 से और 4 संग 24। तो बताइए x इक्वल टू यहाँ पर क्या हो जाएगा, y प्लस में 6, y को इधर कर दें, x इक्वल टू y प्लस में 6। अब y प्लस 6 की वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए। तो यहाँ पर जो ही पुट करेंगे तो x स्क्वायर और अच्छा x की वैल्यू, तो x की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो यहाँ हो जाएगा y प्लस 6 का क्या, होल स्क्वायर, और प्लस में कितना, y स्क्वायर इक्वल टू कितना, 468। अब बताइए, अब a प्लस बी के होल स्क्वायर ओपन कर दिए, बताइए आपका क्या बनेगा, द्विघात समीकरण बन जाएगा। फिर आपके 3 मेथड है, तीनों मेथड में से किसी मेथड से y का वैल्यू निकाल लीजिएगा। अच्छा, y का वैल्यू आपको यहाँ पर क्या मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा। पॉजिटिव ही कंसीडर करना है क्योंकि जो साइड होता है वो पॉजिटिवली हमेशा होता है। ठीक, तो इस तरीके से हमने टोटल 11 जो क्वेश्चन है वो डिस्कस कर लिए। तो ये आपका जो एक्सरसाइज 4.3 है कंप्लीट हो गया।